प्रणाम साथियों। भाई आपका साथी नीरज सिंह। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा जो सुप्रीम कोर्ट से तय है 50%, उस दायरे को बढ़ा के 65% करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। बिहार में कुल 75% आरक्षण लागू था, जो कि 10% केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लागू किया था, सवर्ण गरीब सवर्णों के लिए, सुदामा कोटा जिसे कहा जाता है। और 65% बिहार सरकार ने 21 नवंबर 2023 को गजट में प्रकाशित होने के बाद बिहार में लागू हो गया था। हम बोल रहे हैं भाई, तो आप कहा के लिए इतराज? तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था, तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार में पहले 47% अलग अलग वर्गों के लिए लागू था। जैसा कि हमने बताया, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए पहले 18% आरक्षण था। ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, बीसी जिसे बोला जाता है, बैकवर्ड क्लास के लिए मात्र 12% लागू था। और दलित शेड्यूल कास्ट के लिए पहले से 16% लागू था। और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, कुल 47% ही बिहार में आरक्षण लागू था, जिसे बढ़ा के कुल 18% बढ़ाया गया बिहार में। जो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% आरक्षण लागू था, उसमें 7% की बढ़ोतरी की गई, और इस तरह से वो 18 से 25% हो गया। जबकि बीसी के लिए पहले 12% का आरक्षण लागू था, उसमें 6% का इजाफा किया गया और 6% बढ़ा के 18% हो गया। तो जो बैकवर्ड ओबीसी के लिए पहले 18 और 12 30% लागू था, उसे अब बढ़ा के 13% बढ़ा। 13% बढ़ने के बाद अब ये जो 30% था वो 43% हो गया। यानी कि ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 25% हो गया, और जो बीसी है उसमें 6% का बढ़ाया गया, यानी कि 18% हो गया। तो इस तरह से जो 25 और 18 43% यहाँ आरक्षण हो गया। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है उसमें पहले 16% था, उसमें 4% का इजाफा किया गया और 20% हो गया। तो इस तरह से अब ये 53 हो गया। हाँ सॉरी, माफ़ करिएगा, 43 और 20 63। और पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए, बिहार में शेड्यूल ट्राइब की संख्या कम है, बहुत कम है, तो उनका जो है अलग अलग ज़िलों में थोड़े थोड़े हैं। जैसे कटिहार में है, सासा रोहतास ज़िला में है, इधर पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, इस तरह से कहीं कहीं छिटपिट छिटपिट जमुई में है थोड़े बहुत। तो वो 1% को बढ़ा के 2% कर दिया गया। तो अब इस तरह से उनका जो आरक्षण का दायरा था वो 65% हो गया, जो कि पहले 47% था। कुल मिला के जो है 18% की बढ़ोतरी हुई।
7% ईबीसी में, 6% बीसी में, 7 और 6 13, 4% जो था वो शेड्यूल कास्ट में 4% की बढ़ोतरी हुई, 17% और 1% जो है वो शेड्यूल ट्राइब में, यानी कि कुल 18% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे 21 नवंबर को ये लागू हुआ था। और 22 नवंबर को बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया था कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। और 9वीं अनुसूची में डालने से ये होता कि इससे न्यायिक समीक्षा के दायरे से ये बाहर हो जाता। जो 9वीं अनुसूची थी संविधान के पहले संशोधन के तहत लाया गया था, और इसमें अब तक कुल 284 इश्यूज हैं, मैटर्स हैं। और बिहार सरकार ने इसे आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि इसे डाल दिया जाए, और बिहार सरकार अपने मनमाने ढंग से इसे लागू नहीं किया था। ये उससे पहले वो जातिगत सर्वे कराई थी उसे आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, किस समाज का कितना है, उसके आधार पे इसको लागू किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, हमको पता है कि वो किस तरह से आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ है, उनके हित के खिलाफ है। और इस तरह से ऐसा नहीं है कि बिहार एक पहला राज्य है कि इसमें ऐसा हो। तमिलनाडु में तो इससे 4% और ज़्यादा है, यानी कि 69%, 69% है। और ये जयललिता की सरकार के समय हुआ, और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, माफ़ करिएगा, नरसिंहा राव की सरकार उस समय थी, कांग्रेस पार्टी की। और उनसे वो जयललिता ने आग्रह किया था कि 9वीं अनुसूची में डाल देने के लिए, तो नरसिंहा राव जी उसे बिना किसी आनाकानी के उसे 9वां अनुसूची में डाल दिया था, जिससे वो तमिलनाडु में अभी भी बरकरार है, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, वो न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा नहीं किया जा सका, और इस तरह से वो बरकरार है। लेकिन नरेंद्र मोदी, यानी कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हम सबको पता है कि वो किस तरह से आरक्षण के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के समाज की सामाजिक स्थिति में बदलाव हो, उन ऊपर आए, वो पढ़ लिख लें। क्योंकि ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था वो सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए, नामांकन के लिए था। तो वो नहीं चाहते कि वो पढ़ें इस समाज के, जिन्हें सैकड़ों हजारों साल तक पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, वो समाज के मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गए थे। तो उनको वो अधिकार आज भी नहीं देना चाहते, उनको परेशानी है इस बात से। और मध्य प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है, जहाँ की 29 की 29 सीट आई है, जिसे मैं कहता हूँ कि सामाजिक आधार की, सामाजिक न्याय की चेतना मध्य प्रदेश में बहुत कम है। वहाँ 50% ओबीसी के लिए आज भी सिर्फ और सिर्फ मात्र 14% आरक्षण लागू है, जो कि मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत उसे 27% कर दिया गया था। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में, जहाँ धर्म के अफीम पिला दिया गया है लोगों को, और लोकसभा में तो वहाँ कोई विपक्ष की एक पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। सबसे ज़्यादा सीट इस बार मध्य प्रदेश से मिला है, 29 का 29 सीट। हालांकि हिमाचल और उत्तरांचल में भी 7% सीट मिला, लेकिन वहाँ 4 और 5 कुल 9 है, दिल्ली में 7 है। जबकि मध्य प्रदेश में आज 29 की 29 सीट मिला है, तो वहाँ तो अभी चेतना है ही नहीं, केवल 14% वहाँ आरक्षण लागू है। लेकिन जो अन्य राज्यों में बढ़ाने की मांग हुई, एक तो केंद्र सरकार
जातिगत सर्वेक्षण नहीं कराना चाहती, जनगणना नहीं कराना चाहती है, ताकि लोगों को आबादी के हिसाब से उनका वाजिब हक मिल सके। आज़ादी के समय से तो एक जाति विशेष के लोग हर एक क्षेत्र में घुसे थे, उनका वर्चस्व था, विश्वविद्यालय हो या राज्य सरकार की नौकरियां हो या केंद्र सरकार की नौकरियां हो या न्यायपालिका हो, सब में तो एक जाति विशेष के लोग ही ज़्यादा भरे हुए थे। दूसरे लोग थोड़ा बहुत थे, कायस्थ समाज के लोग, राजपूत या और दूसरे सवर्ण जातियाँ भी थी नौकरियों में, लेकिन सबसे ज़्यादा और तो एक जाति विशेष के लोग थे। और भारत में तो आरक्षण कोल्हापुर विरासत से आई, साहू जी महाराज की वजह से। उनके तो रसोइये तक ब्राह्मण थे और हर चीज़ में ब्राह्मण। वहाँ के लोगों को तो धार्मिक कर्मकांड करने की आज़ादी नहीं थी, और गैर ब्राह्मणों से वहाँ कोई वेद का या कुछ ऐसे इस तरह से पठन का कार्यक्रम हुआ तो बहुत विरोध हुआ। शिवाजी महाराज को किस तरह से शूद्र कह के उनका तो राज्य तिलक भी नहीं किया गया था। इस तरह से वर्चस्व था। तो इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए और सबको अधिकार, समान अधिकार मिले, तो साहू जी महाराज पहली बार आरक्षण लेके आए और उनके कोल्हापुर रियासत में 50% दिया गया। तो शायद सुप्रीम कोर्ट वहाँ से 50% को लेके और अपना निर्णय दी हो, लेकिन वो तो एक शुरुआत था। शुरुआती दौर में उस तरह से वहाँ किया, लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरे जातियाँ की आबादी 50% से ज़्यादा है और जो सवर्ण है वर्ग है वो तो मात्र 10 से 12-15% है बिहार में, फिर भी उन्हें 10% का तो आरक्षण मिला है EWS के तहत, सुदामा कोटे से। और किस तरह से वो आया, बिल 3 दिन के अंदर में पास हो गया, सब कुछ हो गया, वो हम सब के सामने में है। तो हमारा ये कहना था, वो हिंदुत्व की बात तो करती है, लेकिन हिंदुत्व के जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी कृत संकल्प रहती है। उसे समाज के गरीब वर्ग के ऊपर उठने से परेशानी होती है। उसे लगता है कि मलाई जो है ये उसके जो वोट बैंक, जो उसका कोर वोट बैंक है वो खा रहे थे, उसमें से बंटवारा दूसरे लोगों को हो जाएगा। तो भाई अब तो लोकतंत्र है, यहाँ देश के संसाधनों पे सबका बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, हक है। तो जो पिछड़ गए हैं उनको तो ऊपर लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है 10 से 15% के लोग 95% की हकमारी करें, बाद बाकी 85% के लोगों की हकमारी करे। और भाजपा तो यही चाह रही है, वो चाह रही है कि आर्थिक संसाधन चंद पूंजीपति घराने के पास चला जाए, अडानी अंबानी के पास, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन। उसी तरह नौकरियां उसके प्रभु वर्ग को मिले जो उसके वोटर्स हैं, जो विकास की धारा से हजारों साल से पीछे हैं। उन्हें उनका अधिकार दिलाने में, देने में नरेंद्र मोदी और न भाजपा का और न आरएसएस का कोई रुचि है। वो चाहते हैं ये पिछड़े बने रहें, भक्त बने रहें, मध्य प्रदेश की तरह, जहां 50% पिछड़ों को मात्र 14% का आरक्षण मिला हुआ है। बाद बाकी मलाई कुछ थोड़े बहुत सवर्ण और प्रभु जातियां खा रही हैं। भाजपा का तो वहाँ काफ़ी लंबे अरसे से सरकार थी। अगर वो चाहती न्याय तो खुद आगे बढ़ के वो 14% को आगे बढ़ा के दे देती पिछड़ों को उनका हक, लेकिन नहीं। गुजरात में पाटीदार
अमानत आंदोलन के नेता के साथ कैसा हुआ, देशद्रोह का मुकदमा लगा। यह और बात है कि संभवतः वो अपने ऊपर से केस हटवाने के लिए हार्दिक पटेल, उसके पाटीदार अमानत आंदोलन के नेता, खुद भाजपा में चले गए। जिस तरह से ईडी सीबीआई से डरा के मजबूत विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल करा लेती है, संभवतः ऐसा ही केस हार्दिक पटेल के साथ हुआ। गुजरात में तो खुद वहाँ आंदोलन, अमानत आंदोलन यानी कि आरक्षण के आंदोलन को किस तरह से कुचल दिया नरेंद्र मोदी ने। उसके नेता पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के, सारे नेताओं को तोड़ के, कुछ को अपने पार्टियों में शामिल करके, यानी कि वो उसे सामाजिक न्याय शब्द से बहुत चिढ़ है। वो हिंदू तो कहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू में जो गैर सवर्ण है, जो दलित, पिछड़ा, अल्प, आदिवासी और दूसरे सब तबका हैं, हिंदू में ही वो उनके पैरों के तले रहे, वो उनके सेवा करते रहे, आर्थिक और मानसिक गुलाम बने रहे। ये तो भाजपा चाहती है। वो ये लोग आरक्षण को ये कहते हैं कि गैर योग्य व्यक्ति को नौकरी देना, पदों पर बैठाने का ये कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो व्यापम जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश में होती रही, क्या उसे योग्य लोगों को आप चुन के लाते रहे? या नीट जिसमें घोटाला हुआ है, क्या उसमें आप अति योग्य लोगों को चुन के ला रहे हैं? 720 नंबर दे के सबको, 720 में से 720। ये ऐसी बात नहीं है। आपको चिढ़ है इन बातों से। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज पढ़ लिख ले, आगे आए, नौकरियों में शामिल हो, विकास की मुख्य धारा में आगे आए और आपके साथ बैठे। आप ये नहीं चाहते, और इसीलिए आपके द्वारा बैठाया गया रोहिणी कमीशन की सिफारिश को भी, जो कि पिछड़ों में मतभेद पैदा करने के लिए लाया गया, आरक्षण के, पिछड़ों के आरक्षण को 3 या 4 या 5 भागों में विभक्त करने की आपकी गलत मंशा है, पिछड़ों को आपस में लड़ाने की जो आपकी योजना है, उस पर आप काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो आप अति शीघ्र लोकसभा में उसे लाने वाले हैं, और उसके सिफारिश को लागू करने की आपकी गलत नीयत है। वास्तव में आप पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का भला नहीं चाहते। अल्पसंख्यक की तो बात बहुत दूर है। एक तरफ आप आंध्र प्रदेश में 4% देने की बात करने वालों के साथ आप पार्टनर हैं, दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ विद्वेष की बात करते हैं, उन्हें आरक्षण देने के खिलाफ हैं। उनमें भी तो काफ़ी पिछड़ापन है, सामाजिक और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। वो भी तो इस देश के नागरिक ही हैं। लेकिन आप नहीं चाहते कि सबका पेट भरे, सबके सम्मान हो, सभी का, कि गरिमा की रक्षा हो जो संविधान प्रदत्त है। आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि कुछ लोग भोग विलास में रहे, बाद बाकी समाज का दूसरा तबका आपके लिए नौकर बना रहे, आपके लिए सेवक बना रहे, और आप उसके खून चूसते रहें, उसे आप निचोड़ लें, उसके श्रम को, उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन को निचोड़ के आप उसका आनंद लेते रहे। लेकिन अब
लोकतंत्र है, लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का हथियार मिला हुआ है संविधान प्रदत्त। और नहीं तो यदि आप ऐसा सबका भला चाहते हैं तो अब से भी देर नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए, वहाँ गिरे या कुछ भी हो, आप बिहार सरकार के इस 65% आरक्षण करने के निर्णय को यदि आप सच्चे मन से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का भला चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, तो बिहार सरकार के इस निर्णय को अब से भी 9वीं अनुसूची में लाके इस झंझट को, इस रुकावट को, जो हाई कोर्ट द्वारा उसे रद्द किया गया है, इस रुकावट को अब से भी दूर कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जैसा कि तमिलनाडु सरकार के आग्रह को नरसिंहा राव की सरकार ने माना था, और तब माना जाएगा कि वाकई में अब पिछड़ा विरोधी नहीं, दलित विरोधी नहीं, आदिवासी विरोधी नहीं है,